हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डी एंड एफ ब्लॉक का थर्ड सेशन। जी हाँ, हम लोग 2 सेशन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे अपन लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन से लेके उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करना स्टार्ट किया था, राइट। मुझे ये बताओ, समझ में आ रहा है क्या चैप्टर? क्वेश्चंस बन पा रहे हैं क्या अपने से? डीपीपी सॉल्व कर रहे हो आप लोग? तो बेटा डीपीपी सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप यहाँ पे पढ़ते हो उसका फाइनल जो आप लोग को प्रोडक्ट मिलेगा कि अपने को कितना लेक्चर पल्ले पड़ा, कितनी बातें ऊपर से निकल गई, वो डीपीपी से ही पता चलेगा। एंड सेकेंडली, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ एनसीईआरटी एनसीईआरटी लगातार फॉलो करते रहो। मैंने पहले भी कहा था बेटा, रोज का काम रोज, राइट। तो हम लोग को अपना बैगेज नहीं बनाना है, हम इनऑर्गेनिक खत्म करने के लेवल पे आ गए हैं। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस कर चुके हैं, सर ने आपसे डिस्कस कर लिया था। मेटलर्जी डिस्कस हो चुका था, पी ब्लॉक हम डिस्कस कर चुके हैं, डी एंड एफ ब्लॉक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी से ये सेशन भी खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे हमारे इनऑर्गेनिक के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज योर सॉल्ट एनालिसिस, राइट। तो बेटा इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को लगता है हमें बहुत कुछ रटना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, रटने वाली स्थिति आप लोग अपने साथ पैदा मत करना। लगातार जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं उसकी डीपीपी और एनसीईआरटी साथ साथ निपटाते जाओ। डीपीपी और एनसीईआरटी साथ साथ निपटाते जाओ। जितनी बातों की हम यहाँ पे रीजनिंग समझते हैं उस रीजनिंग को सेट करते जाओ दिमाग में, राइट। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा अपने सेशन में। तो आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 3, बेटा वो किस चीज पे बेस्ड है तो डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमें क्या करना है। पर उससे पहले अपन लोगों ने लास्ट सेशन कहाँ खत्म किया था, याद है क्या? बेटा लास्ट सेशन में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बहुत विस्तार में डिस्कशन किया था, राइट। कहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, कहाँ हैलाइड्स आते हैं, ऑक्साइड्स आते हैं, कैसे कौन सी चीज स्टेबल होती है। मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपसे चर्चा की थी, याद है क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक की पहचान कैसे होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। डायामैग्नेटिक कैसे होते हैं? जिनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर नहीं होता है, राइट, सबके सब पेयर्ड होते हैं। फिर हमने कहा था मैग्नेटिक मोमेंट 2 बातों पे डिपेंड करता है, उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे। पर मैंने कहा था कि जब आप 3D सीरीज की बात कर रहे हो, आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, तो आप जनरली उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं। मैंने कहा था वो आपके सिलेबस में नहीं है कि क्यों नहीं करते, वो आपके मास्टर्स लेवल की बात है, जब आप आगे पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। पर उसके लिए टर्म मैंने बताया था, क्वेंचिंग हो जाती है वहां पे, है ना। ठीक, तो आपके पास में जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट आता है, वो आप सिर्फ किसकी वजह से बात करते थे बेटा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से। इसीलिए जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू √n(n+2) बोहर मैग्नेटॉन, उसको हम क्या कहा करते थे? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कहा करते थे, राइट। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल चेक करें उसका, तो बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे Mn2+ में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो क्या? Mn2+ में फटाफट ट्राई करना यार, जल्दी से वीडियो पॉज करके। हाँ जी, आई गेस आप लोगों ने ट्राई किया होगा। Mn2+ में आप लोग क्या करते बेटा? Mn2+ का आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते। तो Mn का ग्राउंड स्टेट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2। अभी तक तो ये याद हो जाना चाहिए, बहुत बार डील कर लिया है। मैंने आपको पिछले सेशन में एक बात कही थी, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा हीरो था पिछले सेशन का, हर जगह पे काम आ रहा था, आज भी काफी जगह काम आएगा, ठीक है। तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन ये था। अगर मैंने बेटा Mn+2 लिखने की कोशिश करी है, तो यानी कि मैं वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा रहा हूं। अगर बेटा मैं वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा रहा हूं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके चले जाएंगे, तो Mn+2 आपका सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा? 3d5। बोलो सही बात है क्या? अगर Mn+2 3d5 रह गया और आपसे म्यू पूछा है, तो बेटा पहले ये तो चेक करो कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो डी में आपके पास में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, और आपने सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। यदि आपने सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया है, n की वैल्यू 5 आ गई है, तो यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो म्यू का फॉर्मूला लगा दो फिर। n+2 यूनिट क्या होती है? बोहर मैग्नेटॉन। तो बेटा म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5 × 5 + 2। आंसर क्या आएगा? √35 बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा, √36 की वैल्यू 6 होती है क्या? अगर √36 6 होता है, तो इसका आंसर मैं लगभग बोल दूं क्या? कुछ 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसका आंसर मैं लगभग बोल दूं क्या? कुछ 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और यही मैंने आपको पिछले सेशन में जाते जाते बताया भी था कि अगर आपको जेई का पेपर आप सॉल्व करोगे, तो आपको तो 4 में से एक ऑप्शन टिक करने हैं, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए,
आपको जनरली जेई वाला क्लोज ऑप्शंस नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के कुछ डेसिमल फॉर्म में क्या होगी, उसके म्यू की वैल्यू। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के डेसिमल फॉर्म में आपकी क्या होगी, कुछ म्यू की वैल्यू होगी। समझ गए ना? ठीक है ना? चलो, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात आ गई और Mn2+ को आपने पैरामैग्नेटिक घोषित कर दिया। सही बात है। अच्छा, अगर साहब इसको आपने पैरामैग्नेटिक घोषित कर दिया तो ये तो हो गई पिछले सेशन की सारी बातें। हम बात करते हैं आज हमें क्या करना है, आज का ज्ञान किस पे है। तो बेटा आज का ज्ञान हम क्या करने वाले हैं, हम बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इफेक्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इफेक्ट। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा होगा, राइट? अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों ने एटलीस्ट स्कूल में अगर पढ़ा हो तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड ई नॉट आपको पता चलता है वो होता है एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा हमारे यहाँ पे, चीजों की रिएक्टिविटी बताने में, चीजों को ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने में, उनका रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रिडिक्ट करने में। तो वो समझेंगे हम कि इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या इंपैक्ट होता है। ठीक है, पहली बात मैं ये करने वाला हूं आपसे। जब मैं ये डिस्कस करूंगा तो बेटा मुझे आपसे कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दी थी कि हमें क्या क्या बातें करनी है यहाँ पे। आज हम उन सारी प्रॉपर्टीज को बिल्कुल खत्म कर देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, आज जब तक प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होंगी हम यहां से जाएंगे नहीं। ठीक है, चलो, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होने वाली हैं बेटा, हम लोग बात करेंगे इसकी अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज की। जैसे मैं आपसे बात करूंगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, ये कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, इंटरस्टिशियल। हम बात करेंगे ये कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं। हम बात करेंगे ये बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी रखते हैं। हो सकता है हमारा ऑर्डर थोड़ा शफल हो जाए, बट मैं यहां पे आपको एक बार सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं जो हम डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी रखते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे बेटा ये एलॉयज भी बनाते हैं। हम बात करेंगे बेटा ये तो कलर भी शो करते हैं। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को ना एक एक करके आज समझनी है। बहुत आसान है, बहुत आसान, और इन पे डायरेक्ट सवाल आते हैं। मजे की बात तो तुम ये देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन। डी ब्लॉक जो चैप्टर है ना बेटा, ये पी ब्लॉक से ज्यादा आसान है। इसके दो लॉजिक बताता हूं मैं तुम्हें, जो सिंसियर स्टूडेंट होगा ना वो समझ जाएगा मेरी बात। पहली बात, इसके जो लॉजिक्स है वो इंटरेस्टिंग है। पी ब्लॉक में क्या होता था, रिएक्शंस भी कई बार बहुत ज्यादा आ जाती थी, तो हम कई बार बोर हो जाते थे चैप्टर से। यहां पे क्या है, लॉजिक्स ज्यादा हैं और सारे लॉजिक्स इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात बेटा, यहां पे ना टू द पॉइंट सवाल आते हैं, मतलब आपको ऐसे बहुत ज्यादा दिमाग के घोड़े नहीं खोलने पड़ेंगे, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें क्या नहीं करें, याद नहीं आ रहा, स्ट्राइक नहीं कर रहा। बहुत डायरेक्ट 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 सवाल आते हैं। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अगर समय बचा तो हम फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस। बट मैं उसको टुडेज गोल में मेंशन नहीं कर रहा हूं, अगर समय बचा तो हम उस पर जाएंगे, अदरवाइज उसको अगली क्लास में लेंगे। तो आज का टारगेट है ये प्रॉपर्टीज को फिनिश करना। अगले सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, और हम बात करेंगे अपने अगले ब्लॉक की। आपके चैप्टर का नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी तक सिर्फ डी ब्लॉक डिस्कस हो रहा था, एफ ब्लॉक इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, उसको डिस्कस करके एंड फिर हम जाएंगे इसके पीवाईक्यूज पे। जैसे हमने पी ब्लॉक में बहुत सारे पीवाईक्यूज किए थे, वैसे इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार में पूरी झड़ी लगा के निपटा देंगे, राइट? चलो, तो क्या हम साथ साथ हैं? आपको आज का माहौल समझ आ गया, आज की सभा के टॉपिक समझ आ गए क्या होने वाला है? चलो साहब, अगर आज की सभा के सारे टॉपिक तुम्हें समझ में आ गए तो अब बातचीत बढ़ाते हैं आगे। हमें क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मुझे एक बात बताओ, मैं ये टॉपिक तो शुरू कर दूंगा, बट तुम्हें चमका गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता था? एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं क्या? तो बेटा ब्रीफ सुन लो। आपने रिडॉक्स के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? अगर बेटा जी आपने रिडॉक्स के बारे में सुना ही होगा तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है ये भी सुना होगा। ऑब्वियसली सर, मजाक कर रहे हो क्या आप हमसे? तो बेटा रिडॉक्स में दो प्रोसेसेस होते हैं जो एक साथ होते हैं। एक तो आपका ऑक्सीडेशन होता है, राइट, और एक आपका क्या होता है, रिडक्शन। एक आपका ऑक्सीडेशन होता है और एक आपका क्या हो जाता है, रिडक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? ओके जी। अगर मैं ऑक्सीडेशन की इक्वेशन दिखाना चाहता हूं तो मैं ये बोलूं क्या कि कोई मेटल है जो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी आयनिक स्टेट में चला गया इन एक्वस मीडियम।
राइट। ये करते करते अगर तुम लोगों को याद हो, पिछले सेशन में मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें कि Cu प्लस में 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है, Cu2 प्लस में 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है, पर उसके बावजूद Cu2 प्लस ज्यादा स्टेबल क्यों है? तो आज उसका जवाब भी हमें इस टॉपिक से मिल जाएगा। ठीक है, उसी के लिए इससे शुरू करी है मैंने बातचीत। सुनते जाओ मेरी बात। ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा ये हो गया, क्या बताओ? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि आपके पास में जो मेटल सॉलिड है वो n इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और m प्लस n बना लेगा? आप देखो 0 से प्लस n की तरफ चले गए ना आप। अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया तो ये आपको ऑक्सीडेशन कहलाया। ठीक इसी प्रकार अगर आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहते हो तो बेटा आप क्या बोलोगे कि कोई मेटल जो अपनी एक्वस स्टेट में है वो आपसे कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल सॉलिड में, राइट। यहां पे क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है साहब, ये बातें तो हमें समझ में आ गई। बेटा अब जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस होता है स्कूल में, जब भी आपने पढ़ा होगा, आपने रिडॉक्स में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल की बात करी होगी, तो बेटा तब हम बात करते हैं कि जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो इसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस बोले तो बेटा प्रेशर 1 बार या 1 atm जनरली ले लेते हैं, टेम्परेचर आपका 273 केल्विन या रूम टेम्परेचर भी बोल देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एक्वस सोल्यूशन की 1 मोलर, है ना। उस टाइम पे जो पोटेंशियल होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है, ये क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, पर क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन बोली है तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ये क्या होगा आपका? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और उसको मैं इस तरीके से भी दिखा देता हूं, m से m प्लस n की फॉर्म में। ठीक है जी, तो ये जो आपके पास में वैल्यू आ रही है ये आपकी किसकी हो रही है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ठीक उसी प्रकार यहां रिडक्शन हो रहा है और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां जो पोटेंशियल आएगा उसे मैं क्या कहूंगा? ई नॉट। कहां से कहां जा रहा है? m प्लस n से m की तरफ जा रहा है और इसे हम क्या कह देंगे? SRP। अब बेटा होता क्या है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हमें समझ में आता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी हमें समझ में आता है। मुझे एक बात बताओ, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है आपका एसओपी, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तुम क्या समझोगे इसका मतलब? अगर मैंने 4 एलिमेंट्स या 4 चीजों का डेटा दे दिया और चारों के ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डेटा दे दिए, तुम क्या कंपेयर करोगे? अगर आपसे मैं कहूं बताओ इसमें कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा और किसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की कम होगी, कैसे जज करेंगे? बेटा ऑब्वियस सी बात है, जिसके लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा क्या उसके लिए ये रिएक्शन करना ज्यादा अच्छा होगा? अगर उसके लिए ये रिएक्शन करना ज्यादा अच्छा होगा तो मैं बोलूं उसके लिए ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी क्या होगी? ज्यादा। मतलब हम बोले मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर विल बी इट्स टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो कहना है से मोर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी। मानते हो ये वाली बात? ठीक है, लिख भी देते हैं इसको ताकि आप लोग भूलो ना। मैंने बोला मोर दी SOP, more will be the tendency to get oxidized. सिमिलरली मैं बोल सकता हूं मोर दी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी टेंडेंसी? मोर विल बी दी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है साहब, मुझे एक बात बताओ, किसकी टेंडेंसी? उस मेटल की टेंडेंसी, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल। उन्हीं के लिए तो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा माहौल समझ में आया गया? पहले मैं डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं कूदना चाहता था, पहले मैंने माहौल बनाया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता कहां से है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल के डेटा का सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब सुनो मेरी अगली बात। बेटा आप लोग ना एक सीरीज पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप लोग एक सीरीज पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना सबके पोटेंशियल का डेटा होता है, पर आपका बाय स्टैंडर्ड कन्वेंशन आप ये मान के चलते हो, आईयूपैक ने जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन फिट किया हुआ है इसमें आप सारा डेटा किसका लेते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। इसका लेते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। तो बेटा अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए रिडक्शन से, तो आपको पता है आपको बस साइन चेंज करना है, आपका डेटा आ जाएगा। पर आपको जो बाय डिफॉल्ट डेटा मिलता है वो सारा का सारा किसका मिलता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मिलता है। क्लियर है? ठीक है साहब। अब रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा है तो हम अगर अब उससे सर एसओपी कैसे कंपेयर करेंगे, तो बेटा एक तरीका तो ये सबके साइन पलट दे और कंपेयर कर ले, या फिर रिडक्शन की टेंडेंसी का ऑर्डर निकाल ले, क्योंकि एसआरपी से रिडक्शन टेंडेंसी का ऑर्डर तो निकल ही सकता है, और उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। किसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी का ऑर्डर आ जाएगा। बोलो समझ में आई क्या मेरी बात? क्लियर है? ठीक है साहब। अब बेटा अगर ई नॉट को लेके माहौल क्लियर है तो आगे बातचीत करते हैं। बेटा हमें क्या बात करनी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास में ना हम दो तरीके के डेटा की बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो तरीके के डेटा सेट की बात करेंगे। हमारे पास ना दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिनमें हमें डील करना है, एक तो +2 से 0 जाना और एक +3 से +2 जाना। ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूं एक ऑक्सीडेशन स्टेट में डील करूं जब मेरा जो मेटल है वो +2 से किस स्टेट में जा रहा है, 0 स्टेट में जा रहा है। किससे जा रहा है, +2 से 0 स्टेट में जा रहा है। रीजन बेटा मैंने आपको रीजन बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। ठीक है, एक और ट्रेंड जो मुझे डिस्कस करना है वो है M+3 से M+2 आना। ये दो ट्रेंड्स मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, ये दो ट्रेंड्स मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा मेरी बात, अगर कोई चीज आयनिक फॉर्म में है दैट मींस ये तो समझ में आता है वो एक्वस फॉर्म में होगी, और अगर वो M में आ रहा है तो वो सॉलिड फॉर्म में होगी। इतनी बात तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इनके ई नॉट का फैसला करेंगे कैसे, तो बेटा देखो आसानी से शुरू करते हैं। पहली बात बेटा जी, आपको अगर मैं सबके ई नॉट का डेटा दे दूंगा, सपोज करो मैंने सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए इस तरीके का ई नॉट का डेटा दे दिया, क्या ये रिडक्शन की रिएक्शन है? अगर ये रिडक्शन की रिएक्शन है तो क्या सबके लिए मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा दे दूं? अब अगर मैंने सारे एलिमेंट्स के लिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से दिमाग में बिठाते जाओ जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं। अब क्या बोला मैंने, यदि मैंने हर एलिमेंट के लिए, हर मेटल के लिए आपको ये वाला डेटा दे दिया, अगर मैंने हर एलिमेंट, हर मेटल के लिए आपको ये वाला डेटा सेट बेटा दे दिया, तो आप उससे क्या इंटरप्रेट करेंगे? आप ये इंटरप्रेट करेंगे कि जितनी ज्यादा सर इस चीज की वैल्यू होगी ना जिस एलिमेंट के लिए, उतनी ज्यादा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी, उतनी ज्यादा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है साहब। अगर मैं बोलूं जितनी ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना वो बाय डिफॉल्ट बहुत नेगेटिव में होगा आपका। धीरे 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 वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे लेस नेगेटिव की तरफ जाता है। क्या करता है, लेस नेगेटिव की तरफ जाता है। तो मैंने बोला इन 3D सीरीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑब्वियस बात है अगर मैंने 3D सीरीज बोल दिया तो अंडरस्टूड है मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं। ई नॉट वैल्यू इंक्रीजेस, अगर मैं ई नॉट लिख रहा हूं तो अब अंडरस्टूड है कि मैं सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहा हूं। ई नॉट की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है, ध्यान से देखिए। इंक्रीजेस, हाउ डज इट इंक्रीजेस, फ्रॉम मोर नेगेटिव वैल्यू, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू से वो किधर की तरफ जाती है, लेस नेगेटिव वैल्यू की तरफ। क्या होती है वो, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाती है। इसका मतलब आपकी लेफ्ट टू राइट जाने पर रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा हो जाती है। इस बात को एग्जाम्पल से सोच के देखो, सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है, जिंक। जिंक राइट, जिंक की +2 स्टेट स्टेबल है, और अगर आप जिंक की बात करोगे डायरेक्ट, अगर आप जिंक की बात करोगे तो जिंक का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और +2 स्टेट उसकी स्टेबल है। मतलब जिंक 2+ से जिंक के लिए वैल्यू अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी तो क्या उसके लिए वो वाला चेंज होना बहुत फिजिबल होगा क्या, कि वो जिंक 2+ से जिंक में जाना चाहेगा क्या, जाना तो चाहेगा। पर बेटा आप सोचो जिंक 2+ में ज्यादा स्टेबल है कि जिंक में ज्यादा स्टेबल है,
न्यूट्रल स्टेट हमेशा ही ज्यादा स्टेबल होती है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब वो जाना चाहेगा, पर उसका जिंक 2+ भी स्टेबल है, तो उस वजह से वैल्यूज में कुछ चेंज आता है, दैट वी विल ऑब्जर्व। ठीक है साहब, चलो मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है, दैट मींस रिड्यूस होने का टेंडेंसी भी बढ़ता है, और किस तरीके से बढ़ता है, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव वैल्यू की तरफ हम जाते हैं। ठीक है भाई, अगर ये बात भी हमें समझ में आ गई कि ई नॉट में M2+ से MM इस तरीके से जाते हैं, तो बेटा एक बात सोचना कि आप किसी चीज की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो उसके ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव से मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव जा रही है, या जैसे भी कॉम्पेंसेट हो रही है, वो किन चीजों पर डिपेंड करती है बात, किन चीजों पे डिपेंड करती है बात, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पे ये मेरे पास M2+ से M का स्टैंडर्ड का ट्रेंड है, M2+ से M जाने का ट्रेंड है। ध्यान से देखो, आपका स्कैंडियम से आपने शुरू नहीं करा, बता सकते हो क्या क्यों? क्योंकि बेटा स्कैंडियम में तो +2 स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, स्कैंडियम में तो सिर्फ कौन सी स्टेट होती है, +3। आपको याद है ना, मैंने बताया था स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2। स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करता है, 3+, D0 वाली, +2 वो दिखाता है ही नहीं, तो वो +2 में ही स्टेबल नहीं है, तो +2 से स्कैंडियम की तरफ क्या जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, तो बेटा स्कैंडियम वाला पार्ट तो नहीं आएगा, राइट। अब टाइटेनियम से आपने बातचीत शुरू करी, तो टाइटेनियम से आप कहां तक गए, जिंक तक। सिर्फ इतनी सी बात ऑब्जर्व करो कि टाइटेनियम पे वैल्यू जो थी वो -1.5 थी, वैनेडियम तक आते आते थोड़ी नेगेटिव वैल्यू में कम हो गई, क्रोमियम तक आते आते और कम हो गई, फिर मैंगनीज में घट गई, ज्यादा नेगेटिव हो गई। तो ये जो ज्यादा नेगेटिव वाले हैं ना, इनको डब्बा बना के रखते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं। अब मैंगनीज से जब मैं आयरन पे गया तो वैल्यू फिर से कम नेगेटिव हो गई, फिर से कम नेगेटिव हो गई। फेरस से मैं कोबाल्ट पे गया, तो कोबाल्ट पे जाने के बाद में क्या हुआ कि ठीक है थोड़ा सा वेरिएशन आया, बट हाँ लेस नेगेटिव तो है, बहुत ज्यादा डिप नहीं आया। फिर आप निकल पे गए, अगर आप निकल पे गए तो वहां भी वैल्यू थोड़ी कम आई। कॉपर पे गए, जब आप कॉपर पे गए तो कॉपर पे देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से, कॉपर पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई, कॉपर पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई, और जिंक पे वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गई, जिंक पे वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गई, राइट। ठीक है साहब, तो ये वाली वैल्यू समझ में आई, ये वाली वैल्यू समझ में आई, ठीक है। Mn की बात समझ में आ रही है आपको, जिंक की बात समझ में आ रही है आपको, निकल में भी थोड़ा ज्यादा गैप आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो मेरी बात, कोबाल्ट वाला केस कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, निकल पे फर्क फिर भी पड़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना मेरी बात, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आपकी वैल्यू लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ तो जा रही है, पर बेटा कॉपर में तो गजब हो गया। कॉपर में गजब क्या हो गया, कॉपर में गजब ये हो गया कि कॉपर के केस में तो वैल्यू पॉजिटिव निकल गई, कॉपर के केस में वैल्यू क्या निकल गई, पॉजिटिव। बेटा अगर कॉपर के केस में वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब मैं ये बोलूं क्या कि जो कॉपर 2+ से कॉपर जाना है वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा फीजिबल स्टेप होगा। कॉपर रिड्यूस होना ही चाहेगा कि तुरंत कर दो मुझे रिड्यूस, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है भाई साहब उसकी। हमने कहा था मोर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल टू गेट रिड्यूस्ड। और यहां कॉपर के केस में तो पॉजिटिव वैल्यू ने तो ये बता दिया कि ये रिडक्शन तो बहुत ही ज्यादा फीजिबल है, ये तो होना ही चाहता है कि मुझे तुरंत रिड्यूस कर दो, राइट। अब ऐसा क्यों हो गया, कॉपर 2+ में क्यों कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि बेटा कॉपर जो है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s1, राइट, 3d10 4s1। अगर आप कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हो, अगर आप कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हो और आप कॉपर 2+ बनाने की कोशिश करते हो, तो आप इस स्टेप को बहुत ज्यादा फीजिबल या अच्छा स्टेप नहीं मानोगे, आप इस स्टेप को बहुत ज्यादा फीजिबल या अच्छा स्टेप नहीं मानोगे। रीजन, बेटा रीजन समझो ध्यान से। बेटा क्या होता है ना कि ये कॉपर से कॉपर 2+ जाने की जो जर्नी है वो कैसे होगी, यहीं से समझ आएगा कॉपर प्लस कॉपर 2+ की स्टेबिलिटी वाली बात भी। बेटा कॉपर सॉलिड है, अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैस में, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। The energy required to remove the electron, to remove the loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom.
तो आप गैसियस एटम में से कन्वर्ट करोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, तभी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर पाओगे। सॉलिड से तो नहीं कर सकते। अब सॉलिड से गैस गए, इसने आपको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इस दौरान जो एंथैल्पी लगी वो क्या हो गई, एटमाइजेशन की एंथैल्पी, है ना, गैसियस एटम में कन्वर्ट किया। अब मैंने क्या किया, जो गैसियस एटम है मेरे पास, इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया है बेटा, इस पे पहली IE1 लगाई मैंने और इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, Cu++ इलेक्ट्रॉन में, एक्वस ऑब्वियसली। और फिर जो आपने Cu+ जो लिया था उस पर आपने फिर से IE2 लगाई और इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, Cu2+ में। एक्वस छोड़ो एक बार, ये चीज समझ में आई क्या? तो बेटा होता क्या है ना यहाँ पे कि ये जो Cu2+ तुम्हारा बना, ये गैसियस बनेगा, इस पे अब तुम हाइड्रेशन करोगे और हाइड्रेशन के बाद ये फाइनली किस में जाएगा, Cu2+ एक्वस में। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां गैसियस से गैसियस बन गए आपके आयन, फाइनली उस गैसियस को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्वस में। ये आपकी रिएक्शन यही तो होती है कि Cu सॉलिड से आप कहां जाना चाहते हो, एक्वस। पर ये ऐसे एक स्टेप जो दिखता है वो नहीं होता, ये इन स्टेप से मिलके बनता है। तो बेटा यहां पर क्या होता है ना, ये जो हाइड्रेशन वाला स्टेप है, ये जो हाइड्रेशन वाला स्टेप है, ये बहुत 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 ज्यादा डोमिनेट कर जाता है इन बचे हुए 2 स्टेप्स पे, 3 स्टेप्स पे। ये जो हाइड्रेशन वाला स्टेप है ये बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया इन तीनों स्टेप्स के मुताबिक। तो इन तीनों को मिला के भी जो वैल्यू बनती है वो कॉम्पेंसेट नहीं कर पाती इसकी हाइड्रेशन की वैल्यू को। इन तीनों को मिला के जो वैल्यू बनती है वो कॉम्पेंसेट नहीं कर पाती इसकी हाइड्रेशन की वैल्यू को। और अगर वो हाइड्रेशन की वैल्यू को कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रही है, दैट मींस Cu2+ बनाना आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आपको बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, और बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, पर हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको स्टेबलाइज कर रही है। इसलिए आप बोलते हो कि भले ही आपका जो Cu+ था उसमें IE1 लग रहा था, D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था, परंतु Cu2+ में हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा डोमिनेट कर गई कि आयनाइजेशन एनर्जी की कोई औकात ही नहीं बची, और आपकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाती है, Cu2+ की ज्यादा हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात कि Cu+ में बेशक 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का कोई मुकाबला नहीं है, परंतु जब आप Cu से Cu2+ जाने की कोशिश करते हो तो ये जो लास्ट का हाइड्रेशन वाला स्टेप है ये इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है, इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी निकाल देता है कि बेटा वो इन तीनों की वैल्यूज अगर सम भी कर दी जाए ना तो भी उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। तो हाइड्रेशन स्टेप इतना डोमिनेट कर रहा है तो वो Cu2+ एक्वस मतलब बहुत स्टेबल बना रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी आ रही है। अगर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है तो इस वजह से, हाइड्रेशन की वजह से Cu2+ का ऑर्डर Cu+ से ज्यादा होता है, बिकॉज मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो IE वाली बात वहां पे कॉम्पनसेट होती ही नहीं है। ठीक है साहब, स्टेबिलिटी की बात समझ आई। अब हमने बोला कि जब हम बात कर रहे थे ना कि Cu+2 से Cu जाना, तो बेटा Cu+2 से Cu जाना आपने देखा हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसका E0 आ जाएगा। अगर इसके E0 की वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो इससे मैं क्या समझ पा रहा हूं, इससे मैं ये समझ पा रहा हूं कि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इजीली निकालना बहुत फीजिबल स्टेप नहीं है, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। तो उल्टा जाना ज्यादा फीजिबल हो रहा है मेरे लिए। अगर उल्टा जाना बहुत ज्यादा फीजिबल हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो ये रिड्यूस बहुत अच्छे से होना चाहेगा। Cu2+ से Cu भेजना ज्यादा आसान हो रहा है क्योंकि ज्यादा फीजिबल हो रहा है, तो ये स्टेप होना चाहेगा। बेटा अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में रिड्यूस होना ज्यादा पसंद करेगा तो ये पॉजिटिव E0 वैल्यू इस बात का प्रमाण है कि ये जो स्टेप है बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस स्टेप है। अगर ये स्टेप बहुत ज्यादा फीजिबल, बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस है तो बेटा दिस इज द रीजन। आपने एक बात पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में कि जब भी कोई मेटल होता है वो एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस। 10th क्लास में पढ़ते थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर में। तो ये चीज तो कॉपर को भी करनी चाहिए, ये चीज तो कॉपर को भी करनी चाहिए। कॉपर को क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, परंतु ये रिएक्शन नहीं होती। बड़े बड़े डब्बे में डाल के रख लो, ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बेटा ये रिएक्शन का जो E0 है वो बहुत ज्यादा क्या है, नेगेटिव, 0 से +2 नहीं जाना चाहता, वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करना चाहता। कॉपर कह रहा है कि मैं हाइड्रोजन को +1 से 0 में रिड्यूस क्यों करूं जब मेरी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। मैं किसी सामने वाले को रिड्यूस क्यों होने दूं जब मैं खुद रिड्यूस होना चाहता हूं।
अगर वो खुद रिड्यूस होना चाहता है तो वो कहेगा मैं तो खुद Cu2+ से कॉपर में जाके राजी हूं यार, तुम ये मुझसे क्या करवा रहे हो। ठीक है, तो दैट्स द रीजन, ये जो पॉजिटिव वैल्यू होती है ई नॉट की, हमें एक्चुअली ये नहीं पूछा था कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्यों है, हमें ये पूछा था इस पॉजिटिव का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके पॉजिटिव का सिग्निफिकेंस ये है कि Copper 2+ से कॉपर जाना इज वेरी फीजिबल स्टेप, वेरी स्पॉन्टेनियस वायबल स्टेप, एंड दैट्स द रीजन कि जब कॉपर को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती। वो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं लिबरेट करती? क्योंकि वो खुद रिड्यूस होना ज्यादा प्रेफर करती है। समझ में आई बात? ये बात मैं वहां पे लिख भी देता हूं। सिंस कॉपर itself would like to get reduced, कॉपर खुद रिड्यूस होना चाहेगा because of its positive E0 value, hence क्योंकि पॉजिटिव E0 वैल्यू वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा, अगर वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा, hence when copper reacts with acid, when copper reacts with acid, it does not liberate H2 gas, क्योंकि वो एसिड को रिड्यूस, हाइड्रोजन को रिड्यूस करने ही नहीं देगा क्योंकि वो खुद रिड्यूस होना चाहता है। राइट? पक्की बात? ठीक है, ओके साहब। चलो, अगर आपको ये वाली बात समझ में आती है, ध्यान से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फटाफट से देख लो। ये कॉपर वाली बात जो मैंने समझाई, जो E0 का डेटा मैंने समझाया, इसमें कोई डाउट आया क्या अपने को? ध्यान से देख लीजिए, कोई समस्या है तो पूछो। एक बार दिमाग में अच्छे से बिठाओ मैंने क्या बोला, अच्छे से सोचो हमने क्या बोला। हाँ जी, हमने क्या बोला? हमने बोला कि Copper 2+ से कॉपर जाने का जो स्टेप है, जो रिड्यूस होने का स्टेप है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू आपको क्या शो कर रही है कि वो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बहुत ही एक अच्छा स्टेप होगा। और अगर वो एक अच्छा स्टेप साबित होगा, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ये कि हमारे पास में ये वाला जो स्टेप है कि जब भी कॉपर किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा? वो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेगा। बोलो, समझ में आई क्या ये वाली बात बेटा? अच्छे से बेटा, अगर ये वाली बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है, अगर ये वाली बात आपको अच्छे से पल्ले पड़ रही है, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम लोग ये बात समझ सकते हो क्या? एक बात सोचना जरा, ये वाले ग्राफ पे आओ, क्या तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि जिंक की वैल्यू, ठीक है, या फिर Mn की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव क्यों है? जिंक की वैल्यू या Mn की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव क्यों है? सोचिए, जिंक की वैल्यू या Mn की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव क्यों है? इनका E0 नेगेटिव क्यों आ रहा है? इसके E0 की नेगेटिव वैल्यू से आपको क्या समझ में आ रहा है? इसके E0 की नेगेटिव वैल्यू से क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या कि ये वाला नेगेटिव का मतलब ये है कि ये +2 से 0 बहुत इजीली नहीं जाना चाहता? बोलना मेरी बात, मैं फ्रेम से इसलिए हट गया था ताकि आप लोग ध्यान से ग्राफ और ये डेटा विजुअलाइज कर सको। क्या इनकी वैल्यू नेगेटिव होने का रीजन ये है क्या कि ये +2 से 0 में नहीं जाना चाहते इजीली? समझ लेते हैं बात को ध्यान से। भाई मुझे एक बात बताओ, जो Mn है वो तो +2 में ज्यादा स्टेबल रहेगा ना, क्योंकि 3d5 है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल रहेगा। 3d5 4s2 भी स्टेबल रहेगा, पर Mn+2 भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बेकार रहेगा। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत इजीली रिड्यूस होने की कोशिश वो नहीं करेगा, वो ऑक्सीडाइज होने की कोशिश ज्यादा करेगा, है ना? तो अगर वो रिड्यूस होने की कोशिश नहीं करेगा तो उसके लिए रिड्यूस होना उतना स्पॉन्टेनियस नहीं है जितना कि उसके बगल वाले क्रोमियम के लिए है। तो इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि स्टेबल फॉर्म है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती है उतनी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। Mn+2 Mn में उतना इजीली नहीं जाना चाहेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। सिमिलरली जिंक की बात करोगे तो जिंक भी यार +2 में स्टेबल ही है, 3d10 है। अगर जिंक भी +2 में स्टेबल है, 3d10 लेके बैठा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा ये भी बहुत इजीली जिंक में जाना नहीं चाहेगा, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या है? कंपैरेटिवली नेगेटिव है। अब बात करते हैं निकल की। अगर मैं निकल की बात करूं तो बेटा निकल के लिए तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि निकल +2 जो है ना वो हाईली स्टेबल स्टेट है, चार्ज डेंसिटी हाई है,
और हाइड्रेशन वाला रीजन अलग से था। पिछला लेक्चर एक बार ध्यान से रिवाइज करना, निकल प्लस टू का रीजन मैंने वहीं दिया था कि निकल प्लस टू की आपने डेटा सेट जब आप चेक करते हो, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी हाई है, चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, तो इस वजह से ये भी प्लस टू स्टेट में रहना ज्यादा प्रेफर करता है, ये निकल प्लस टू से निकल वाले स्टेप में जाना इजीली नहीं चाहता, राइट? अगर नहीं चाहता तो उसके लिए वैल्यू भी क्या होती है, कंपैरेटिवली नेगेटिव होती है। बोलो समझ में आई ये वाली बात? पक्का ना? ठीक है साहब, अगर ये बात समझ में आ गई तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कॉपर का ई नॉट पॉजिटिव क्यों है, आपको ये समझ में आ गया इनका ई नॉट कंपैरेटिवली ज्यादा नेगेटिव क्यों है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बातें समझ में आती हैं यहाँ पे, है ना? अच्छा, किसकी कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है वो ई नॉट से पता चल जाता है। तो जिंक की प्लस टू ज्यादा स्टेबल है जिंक से, Mn की प्लस टू ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ई नॉट का डेटा बता रहा है। तो ये M प्लस टू से M का जो डेटा आपको दिया हुआ है, जब आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ना तो एक पैराग्राफ से लिखता है, तो वो पढ़ने में बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, क्या बता दिया क्या बता दिया क्या बता दिया, जबकि कोई हाई फंडू बात नहीं है, जो लिखा हुआ है सिर्फ उसको इंटरप्रेट किया है। तो ये चीज अब ध्यान से आपको समझ में आनी चाहिए, ई नॉट का डेटा रियलाइज करना आना चाहिए, राइट? ठीक है साहब, अगर ई नॉट का डेटा आपको रियलाइज करना आना चाहिए तो अब बात आगे करते हैं। अगर बात आगे करते हैं तो आप देख लो यहाँ पे ई नॉट का डेटा आपको दिया हुआ है, टाइटेनियम से जिंक तक आप जब जा रहे हो, टाइटेनियम से जिंक तक जब आप जा रहे हो तो बेटा ध्यान से देखना, हम ई नॉट का डेटा आपके लिए लाए हैं। तो जब आप बात करते हो तो जिंक के लिए वैल्यू बहुत नेगेटिव हो जाती है। बहुत नेगेटिव का रीजन अब आपको समझ में आ गया है। और इसके लिए डेटा कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? उसका एटमाइजेशन, आयनाइजेशन और लास्ट में हाइड्रेशन। जब हमने कॉपर की बात करी थी, स्पेशली कॉपर की, तो मैंने कहा था कॉपर का जो हाइड्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, और वो बहुत ज्यादा है जो इससे कॉम्पेंसेट इतना इजीली नहीं हो पाता है। अगर नहीं हो पाता है तो हम बोलते हैं कि वहां पे कॉपर का हाइड्रेशन इतना जीत जाता है कि उसका ई नॉट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, राइट? अच्छा, हमने एमएन की बात करी थी, एमएन की वैल्यू काफी नेगेटिव है तो हमने उसका रीजन भी डिस्कस कर लिया था, ठीक बात है। हमने निकल की बात करी थी तो निकल की वैल्यू भी आप देख लो, और हमने बात कर ली थी जिंक की भी, राइट? हमने सारी बातें कर ली। हमने कहा था डाउन द ग्रुप जाने पे, मतलब डाउन द ग्रुप क्या, लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज में जाने पे आप मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, पर ये एकमात्र ऐसी वैल्यू आ गई थी जहां पे आपको क्या कहना पड़ेगा, जहां पे आप मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव जाते जाते पॉजिटिव ही चले गए, जहां आप मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव जाते जाते पॉजिटिव ही चले गए, राइट? तो M+2 से M का डेटा समझ में आया क्या? अच्छा, अगर M+2 से M का डेटा की बात आपको समझ में आई तो हम चलते हैं अगले ट्रेंड पे हमारे। हम कहां चलते हैं? अपने अगले ट्रेंड पे। अगला ट्रेंड क्या कहता है? अगला ट्रेंड आपको कहता है कि आप M+3 से +2 की बात करो। +3 से +2 जाना किसके लिए फीजिबल और किसके लिए नॉन फीजिबल? तो बेटा अगर +3 से बातचीत शुरू हो रही है तो क्या इस बार स्कैंडियम भी डिस्कशन में शामिल होगा क्या? अगर +3 से +2 की बात हो रही है तो क्या इस बार स्कैंडियम भी डिस्कशन में शामिल हो जाएगा? क्योंकि स्कैंडियम तो +3 दिखाता है। बेटा स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाता है? +3। क्या वो +2 में जाना चाहेगा क्या? तुम खुद बता दो मुझे। नहीं जाना चाहेगा। अगर नहीं जाना चाहेगा तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोस्ट नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? मोस्ट नेगेटिव। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगर मोस्ट नेगेटिव हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि जो लो वैल्यू है स्कैंडियम की वो क्या डिफ्लेक्ट करती है। पहले वैल्यू देख तो लो, वैल्यू समझ तो लो। तो ये देखो, ये आपके पास डेटा है M+3 से M+2 का। ये जो डेटा है ये है M+3 से M+2 का। तो बेटा देखो स्कैंडियम के लिए वैल्यू बहुत नेगेटिव है तो हमने यहाँ पे शो ही नहीं करी, ठीक है। फिर उसके आगे आप जैसे जैसे जाओगे तो वही वाला रूल है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ई नॉट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? आपकी लेस नेगेटिव से, आपकी मोर नेगेटिव से किसकी तरफ जाती है? वो लेस नेगेटिव की तरफ जाती है। परंतु अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे ध्यान से देखना चाहिए। ध्यान से मेरी बात क्या देखनी चाहिए? आप लोग ध्यान से जरा ये देखिए कि Mn और आयरन और इनफैक्ट कोबाल्ट, Mn और आयरन और इनफैक्ट कोबाल्ट, इनके लिए वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। इनके लिए वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। और इनकी वैल्यूज तो आपको दी नहीं है, दी नहीं है, मतलब इनके लिए क्या हो रही होगी? और ज्यादा पॉजिटिव हो रही होगी। कैसे?
बेटा अगर पॉजिटिव वैल्यू का ट्रेंड शुरू हो गया तो आगे जाके पॉजिटिव 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 ही होती जाएगी। परंतु अगर आप बात करोगे यहाँ पे Mn के लिए या आप बात करोगे कोबाल्ट के लिए, तो बेटा Mn और कोबाल्ट के लिए आप क्या बोल देंगे? Mn और कोबाल्ट के लिए आप ये बोल देंगे कि यहाँ पे तो हमें जस्टिफाई हो पा रहा है क्या रीजन? सोचते हैं। चलो हम ये कहना चाह रहे हैं कि Mn को +3 से मैं +2 ले जा रहा हूं, +3 से +2 ले जा रहा हूं। ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये तो भाग भाग के जाना चाहेगा +2 में, बहुत इजीली +2 में जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा? कॉन्फ़िगरेशन भाई साहब, Mn में यहां पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3d4 4s0, और यहां क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3d5 4s0। बताओ, हाफ फील्ड की तरफ जाना तो चाहेगा ही ना। हाफ फील्ड की तरफ जाएगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, और ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी तो उसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी, राइट? अच्छा साहब, ठीक है। यही बात अगर हम Fe के लिए कर लें तो बेटा Fe के लिए देखो अब वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे? 1.57 से कम हो रही है, 1.57 से कम हो रही है। मतलब ये उतना ज्यादा खुश नहीं है जाने में, ये तो Fe +3 में ज्यादा स्टेबल रहेगा कंपैरेटिवली, राइट? ट्रेंड में वैल्यू घट रही है बढ़ते बढ़ते, मतलब वो चीज उतनी फीजिबल नहीं है। कैसे फीजिबल नहीं है समझते हैं ध्यान से। बेटा Fe +3 से Fe +2, Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। बोलो मानते हो? तो यानी कि Fe +3 हो गया 3d5 और Fe +2 हो गया 3d6। बेटा समझ में आ गई बात? हाफ फील्ड से कम स्टेबिलिटी की तरफ तुम जा रहे हो उसको लेके, क्या वो इजीली जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, इसलिए उसकी वैल्यू क्या है? कंपैरेटिवली कम पॉजिटिव। पर अब जब आप Fe से कोबाल्ट पे चले गए, कोबाल्ट पे, तो सोचना जरा क्या होगा। जब आप Fe से कोबाल्ट की तरफ चले गए तो क्या होगा? सोचो क्या होगा। कोबाल्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d7 4s2। कोबाल्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d7 4s2। बेटा कोबाल्ट +2 क्या हो जाएगा? 3d7, जबकि कोबाल्ट +3 क्या था? 3d6। सोचना जरा यहां क्या रीजन रहा होगा। क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कुछ नॉलेज यहां लगाया जा सकता है क्या? T2G वाला, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई नॉलेज यहां लगाया जा सकता है क्या? T2G वाला। सोचना, बताना, अगले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसी बहाने थोड़ी रिसर्च तो करोगे, थोड़े एनसीईआरटी के पन्ने तो पलटोगे, ठीक है साहब? अच्छा, अब मैंने क्या कहा? मैंने आपको ये बोला कि बेटा यहां पे मुझे ये बात समझ में आ रही है कि निकल कॉपर जिंक के लिए तो मैं डिस्कशन ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी तो +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। उनकी तो +2 स्टेट क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये तो इजीली +3 से +2 में जाएंगे ही जाएंगे, और अगर जाएंगे ही जाएंगे तो उनके लिए तो वैल्यू हाईली पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे रिएक्टिविटी की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट प्रेडिक्ट करने की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम ये बहुत इजीली +2 में जाने के लिए खुश नहीं है इनके कंपैरिजन में, है ना? उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा +2 में जाने में खुश नहीं है। अगर बहुत ज्यादा +2 में जाके खुश नहीं है, मतलब मैं ये कहूं क्या बेटा कि ये खुद +3 में रह के ज्यादा खुश है, और ये +2 में जाके खुश नहीं है। मतलब ये खुद रिड्यूस तो नहीं होना चाहते, खुद रिड्यूस नहीं होना चाहते, तो ये क्या करके खुश है? ऑक्सीडाइज होके खुश है। अगर ये ऑक्सीडाइज होके खुश है, सामने वाले को रिड्यूस करके खुश है, खुद रिड्यूस नहीं होंगे तो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे, यानी कि आर दे गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सिमिलरली Mn, कोबाल्ट, निकल और इस तरीके की, Fe को मैं काउंट नहीं करता क्योंकि उसकी वैल्यू में हमारे पास डेप्रिसिएशन आया है, वो तो जाना चाहेगा। पर Mn, कोबाल्ट, निकल, आगे के जो एलिमेंट्स की आप बात करोगे, क्या वो ऐसे एलिमेंट है क्या जो +3 से +2 जाके राजी हैं? वो तो चाहते हैं कि उन्हें +2 में भेज दिया जाए। अगर वो चाहते हैं उन्हें +2 में भेज दिया जाए, मतलब वो खुद रिड्यूस होके खुश हैं, तो सामने वाले को क्या करके खुश हैं? ऑक्सीडाइज। अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज होके करके खुश हैं, तो बेटा ये कैसे एक्ट करेंगे? ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। कैसे एक्ट करेंगे? ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई CO+3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, और क्रोमियम +3 क्या है? तो बेटा CO+3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, पर क्रोमियम +3 अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। रीजन आपके पास में पड़ा है, क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या आपको ट्रेंड एनालाइज करना समझ में आया क्या? ट्रेंड एनालाइज करना समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो कुछ पॉइंट्स लिखे थे यहाँ पे, जरा पढ़ लें इनको एक एक करके। पहला पॉइंट आपको ये कह रहा है कि स्कैंडियम 3+ की जो लो वैल्यू है वो बताती है कि स्कैंडियम 3+ कितना ज्यादा स्टेबल है, वो +2 में जाना ही नहीं चाहता, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा हुआ है। फिर मैंने आपको कहा था जिंक के लिए वैल्यू हाईएस्ट है, उसका रीजन है कि आप D10 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे जिंक पे, जिंक 3+ बनाने के लिए, वो इजीली नहीं बन पाएगा, है ना?
अगर आप बात करो Mn की, तो Mn की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि D5 स्टेट स्टेबल है, वो तो इसमें जाना चाहेगा, और आयरन की वैल्यू कंपैरेटिवली लो है क्योंकि वो D5 में जाना चाहेगा, राइट? ठीक है साहब, ये बातें समझ में आ गई आपको? अगर बेटा आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बातें समझ में आ गई, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक बताया था, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कंपैरिजन, कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल, कौन सी स्टेट कम स्टेबल, जैसे कॉपर वाला केस, उसके लिए E0 का डेटा पता होना बहुत रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपको रिएक्टिविटी का पता होना बहुत रिक्वायर्ड है कि 3D सीरीज की अगर आप बात करोगे, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, अगर आप 3D सीरीज की बात करोगे, तो बेटा यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉपर को छोड़ दो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉपर को छोड़ दो, तो उसके अलावा बाकी सारे जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो काफी रिएक्टिव हैं। वो क्या है? काफी रिएक्टिव है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह, कैसे अभी अभी बात करी अपन ने, है ना? ठीक। इसके साथ में मैंने अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम लोगों से डिस्कस कर दिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। मैंने दो तरीके के रिडक्शन पोटेंशियल्स के ट्रेंड डिस्कस करे हैं, राइट? ठीक है बेटा, एक बार ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ना जरा, ये मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो तुम्हारे एक चैप्टर का रिवीजन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पढ़ना एक बार इसको। क्या पढ़ते ही समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं तब तक पानी पी लेता हूं, जल्दी जल्दी जल्दी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? तो बेटा जी आप ये कहते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना, आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ लिया है, और बेटा वहां आपने हर जगह देखा होगा जो सेंट्रल एटम होता था वो डी ब्लॉक का ही तो होता था। Fe, प्लैटिनम, निकल, कॉपर, जिंक, हर तरीके के कॉम्प्लेक्सेस तुम लोग पढ़ के आए हो, टाइटेनियम के भी कॉम्प्लेक्सेस पढ़ के आए हो। तो बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं? ये तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो ना, फिर भी एक डेफिनेशन तौर पे देख लो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें जो आपका मेटल आयन होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिसमें जो आपका मेटल आयन होता है वो क्या करता है, एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को अपने साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बाइंड कर लेता है, और जब अपने साथ में बाइंड कर लेता है तो एक स्पीशी बनाता है जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, और उस स्पीशी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स स्पीशी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये FeCN6 3 माइनस, FeCN6 4 माइनस, PtCl4 2 माइनस, CuNH3O4 2 प्लस। आपने इन सबका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा है, आपने इन सबकी ज्योमेट्री शेप्स भी पढ़ी हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सब बातें करी हैं। कैसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? आपका एक मेटल आयन होता है जो एनायनिक या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को अपने साथ में क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है, और उनको अपने साथ में बाइंड करके एक सिंपल स्पीशी टाइप बनाता है, कॉम्प्लेक्स स्पीशी, जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं तो बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों कर पाता है? ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या बात है कि यही कॉम्प्लेक्स बनाता है? तो ये बात आपको उस समय भी पढ़ाई गई होगी जब आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर डिस्कस किया गया होगा। अभी हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बेटा छोटे छोटे से रीजन है। एक तो बेटा इनका जो साइज होता है वो कंपेरेटिवली स्मॉल होता है। सर इसमें तो डी ब्लॉक है, आप साइज छोटा कह रहे हो। बेटा शील्डिंग भी तो बेकार है। तो साइज क्या होता है इनका? कंपेरेटिवली छोटा होता है। ऊपर से इन पे चार्ज डेंसिटी हाई होती है क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रख सकते हैं, हाई चार्ज +7 तक के चार्ज अपने ऊपर ला सकते हैं, राइट? Mn में +7 आ सकता है, क्रोमियम में +6 आ सकता है, वैनेडियम में +5 आ सकता है। चार्ज डेंसिटी अपने पे हाई रखते हैं। चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा हाई होगी, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा, मैं बोलूं उतना ज्यादा आयंस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी। जितना प्लस चार्ज, उतनी आपने अपने ऊपर वैकेंसी दिखा दी ना, उतनी चीजें आप क्या कर सकते हो? अट्रैक्ट कर सकते हो। तो अच्छा वो बात हो गई। और साथ में बेटा आप क्या बोलते हो? आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। साथ में इनमें क्या होते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इस वजह से 6 बॉन्ड भी बना सकते हैं।
ऑक्टेट अपना क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, देयर हायर चार्ज डेंसिटी and the presence of vacant d orbital, they are the suitable elements to form the complex compound. So transition element form complex compound because of these three primary reasons. Does this make sense? अब जैसे यहाँ Fe की बात कर लो, Fe जो है वो +3 शो कर रहा है, यहाँ पे यहाँ +2 शो कर रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इनफैक्ट शो कर सकता है। अगर आप बात कर लोगे निकल की, तो बेटा निकल जो है वो इस तरीके का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी तो बनाता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ तो निकल क्या शो कर रहा है, +4 शो कर रहा है। Mn की बातें कर लोगे, Mn +7 तक चला जाता है, राइट। तो बेटा उन केसेस के अंदर आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, हाई चार्ज डेंसिटी शो कर सकता है। वेकेंट डी ऑर्बिटल तो सभी को पता है, राइट। तो दीज आर द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से आप क्या कहते हो कि जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ट्रांजिशन मेटल से बनते हैं। ट्रांजिशन मेटल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तीनों के तीनों पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बोलो समझ में आई बात, पक्का। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी तो इजी पॉइंट था। अब बेटा सारी प्रॉपर्टीज इजी हैं, तुमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लिया ना, दिमाग ज्यादा उसी में लगाना था। अब तो बस बातें सुनते जाओ और एनालाइज करते जाओ कि ऐसा होता है और ऐसा है, तुम्हें समझ भी आएगा जब मैं बताऊंगा कि अच्छा अच्छा ऐसा होता तो है, राइट। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी समझ में आई बात। आगे बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले तो वो पहचानो। आपने ना बहुत बार जब प्रैक्टिस करते होगे तो आपने इस तरीके के कंपाउंड्स देखे होंगे, और इस तरीके में भी स्पेसिफिकली मैं इस तरीके के कह रहा हूं जहां डेसिमल में चीजें लिखी होती हैं। इनको नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि स्टोइक्योमेट्री सही से फॉलो नहीं करते। अब नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड है, ऐसे बन कैसे जाते हैं, तो बेटा ऐसे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सर नहीं समझ में आया, आपने बोला ये ऐसे बन जाते हैं पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, तो हमें बताओ तो सही इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं। तो लाला बता तो रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्या होता है, आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, राइट। और अगर मेटल्स हैं तो मेटल अपना लैटिस स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। मेटल्स क्या करके रखते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। अगर वो अपना लैटिस का स्ट्रक्चर बना के रखते हैं तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि उनके जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं ना, क्रिस्टल लैटिस क्या मैंने आपको बताया था, BCC, CCP, HCP, हर तरीके का स्ट्रक्चर संभव है। तो बेटा कभी कभी उनके क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर्स के बीच में छोटे छोटे एटम्स ना ट्रैप हो जाते हैं। जैसे अगर आपको मैं याद दिलाऊं, पानी में जब आइस की बात करते हो आप, H2O में आइस की, तो आइस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, उस समय बताया जाता है आइस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। केज लाइक स्ट्रक्चर, उसमें एयर गैप्स होते हैं बहुत सारे। इसलिए आप कहते हो ना आइस फ्लोट क्यों करती है पानी में, वो डेंसिटी वाला पॉइंट देखते हो कि एयर गैप्स भी तो होते हैं वहां पे, तो वो भी ऐड हो जाते हैं आपके मास में, वॉल्यूम में। तो बेटा जैसे वहां एयर गैप्स बीच में आ जाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ मेटल के लैटिस स्ट्रक्चर में ना बेटा कुछ कुछ जगहों पे छोटे छोटे एटम्स आके ट्रैप हो जाते हैं। और वो छोटे छोटे एटम्स कौन है, तो पर्टिकुलरली 3 एटम्स हैं आपके जिनकी आप बात करते हो, हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स। तो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड जब बनते हैं जब छोटे छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन जैसे एटम्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। जब वो बेटा आके ट्रैप हो जाते हैं तो उस वजह से स्टोइक्योमेट्री बिगड़ जाती है आपकी। जब स्टोइक्योमेट्री बिगड़ जाती है तो इस तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं। अब ये ना तो आप इन्हें प्योरली आयनिक बोल सकते हो, ना आप इन प्योरली कोवेलेंट कह सकते हो। दे आर नॉट टिपिकली नीदर आयनिक नॉर कोवेलेंट, ठीक है। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक वेराइटी इसको हम नाम दे देते हैं। पर हाँ, इस पे ना इनका जो फॉर्मूला है तो ठीक है, इस पे ना क्वेश्चन पूछा गया है, नीट ने पूछा हुआ है 2 बार, जेई मेंस पूछ सकता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड में ये एटम ट्रैप होने की वजह से इनकी ना प्रॉपर्टीज बड़ी गजब हो जाती है। प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, बड़ी शानदार हो जाती हैं। ये बड़े हार्ड हो जाते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बड़े हाई हो जाते हैं। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक तो इनर्ट भी होते हैं, रिएक्ट भी नहीं करते, तो इनकी प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है। पर हाँ, ये जो इनके फॉर्मूले हैं उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाएंगे नहीं। अब अगर आप यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल तरीके से निकालो जो फॉर्मूला होता है, तो क्या आएगी, x + 1.7 = 0। तो टाइटेनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, -1.7। कोई ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी होती है, राइट। और ऊपर से मेटल पे आप नेगेटिव तो मान ही नहीं सकते हो, राइट। तो आपके पास यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं वो भी नॉर्मल नहीं होती, ये अलग ही कैटेगरी है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। और वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बना देते हैं क्योंकि उनके क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं उनके अंदर जाके एटम्स ट्रैप हो जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी इस तरीके के कॉम्पोजिशन की वजह से इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्यों बेटा, हम कहते हैं ये जो छोटे छोटे एटम्स आपके जाके ट्रैप हुए हैं ना, ये कहाँ जाके ट्रैप हुए हैं,
इंटरस्टिसेस में, वो जो छोटे छोटे बीच में पोजीशन जहां पे कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जाके ट्रैप होंगे, उन पोजीशन को कहते हैं इंटरस्टिसेस। तो इंटरस्टिसेस में जब वो जाके ट्रैप हो गए तो ये जो कंपाउंड्स बने इनको आपने क्या नाम दे दिया? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स नाम दे दिया, राइट। अब बेटा इनकी प्रिंसिपल फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो, मैंने कहा था यही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ऐसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनते हैं जिनकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते, जिनको आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हो, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हैं, आपके नॉर्मल तरीके से नहीं बनते, उनकी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बड़े हाई होते हैं। इनफैक्ट जिस मेटल का इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना है उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है, अच्छा स्ट्रक्चर बनता है वहां पे, तो उसको मेल्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। हार्ड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे कि इंटरस्टिशियल का एग्जांपल है बोराइड्स, ठीक। बोराइड्स चेक करना क्या होता है, ये भी एक असाइनमेंट है तुम्हारे लिए। बोरॉन का आयनिक फॉर्म, नीदर आयनिक नोर कोवेलेंट या प्योर कोवेलेंट, कैसा आप बताएंगे, ठीक है। अच्छा, मेटालिक कंडक्टिविटी रिटेन करते हैं क्योंकि मेटल्स के साथ बनते हैं तो कंडक्टिविटी उसके इफेक्ट नहीं करते, पर हाँ क्योंकि ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हैं तो ये केमिकली इनर्ट होते हैं। आपने कभी भी कोई रिएक्शन अभी तक ऐसी नहीं देखी होगी जहां इस तरीके के कंपाउंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये केमिकली कैसे होते हैं? आपके इनर्ट होते हैं, राइट। अच्छा, अगर ये केमिकली इनर्ट होते हैं तो बेटा ये थे आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके अंदर भी आपको खास तौर पे क्या पता होना चाहिए? खास तौर पे पता होना चाहिए इनकी प्रॉपर्टीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है साहब। अच्छा, अगर आपको ये पता होना चाहिए तो हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है बेटा एलॉयज। आप लोग मुझे बता सकते हो क्या एलॉयज क्या होते हैं? आप लोग मुझे बता सकते हो क्या एलॉयज क्या होते हैं? आप लोगों ने सुना होगा बेटा ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना, ये जो होते हैं एलॉयज होते हैं। एलॉयज का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर। सॉलिड सोल्यूशन भी कहते हैं इसको, अगर मैं सोल्यूशन चैप्टर याद दिलाऊं, और वहां पे हमने जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन डिस्कस करे थे, सॉलिड सॉल्यूशंस। तो बेटा एलॉयज जो होते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं सॉलिड्स के। जब सॉलिड्स को आपस में मिक्स किया जाता है तो क्या बन जाते हैं? आपके एलॉयज बन जाते हैं, राइट। जब सॉलिड्स को आपस में मिक्स किया जाता है एलॉयज बनते हैं। और एलॉय बनते कैसे हैं? सर सवाल ये था कि सॉलिड को मिक्स कैसे कर देंगे? तो बेटा देखो, बाहरी तरीके से तो आप एक्सपेरिमेंटली पाउडर बना के मिक्स करो या कैसे भी करो, अगर मैं इंटरनली सोचूं, माइक्रोस्कोपिक व्यू में सोचूं, तो सॉलिड का सोल्यूशन कैसे बन रहा होगा? आपका एक सॉलिड सोल्यूट रहा होगा, एक सॉलिड सॉल्वेंट रहा होगा। बेटा सॉलिड्स के तो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, सॉलिड का सोल्यूशन मतलब क्या कुछ ऐसा समझ में आ रहा है क्या? कोई एक सॉलिड का जो क्रिस्टल लैटिस होगा उसी में कुछ कुछ जगह कोई दूसरे सॉलिड के एटम्स आ जाएंगे, तो हम कहेंगे वो जो एक फाइनल लैटिस बना वो दो तरीके के एटम का मिक्सचर है और दोनों सॉलिड है, तो सॉलिड सोल्यूशन है वो। मेरी बात वापस से सुनना, मैंने कहा सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? मैंने कहा कि जब आपका एक तरीके के किसी एटम का क्रिस्टल लैटिस है एक मेटल का, तो उसमें सब जगह उसी मेटल के एटम है। अगर उसके कुछ जगहों पे मेटल के एटम्स पे दूसरे एटम्स आके रिप्लेस कर दें उसको, कुछ जगहों पे दूसरे एटम्स आके रिप्लेस कर दें, तो पहले वो प्योर मेटल था किसी एक चीज का, अब वो दो मेटल का मिक्सचर बन गया जिसे हम क्या कह देंगे? सॉलिड सॉल्यूशन कह देंगे, अगर वो होमोजीनियसली मिक्स हुआ है तो। पर यार पूछने वाली बात तो ये है कि हर मेटल का अपना साइज होता है, साइज आपका वैरी करता है ना मेटल टू मेटल। तो एलॉयज जब बनेंगे क्या? जब किसी एक मेटल के लैटिस में जब बहुत सारे एक टाइप के एटम्स थे, उनको किसी दूसरे एटम ने आके कुछ जगहों पर रिप्लेस कर दिया, तो वो तो जब ही कर पाएगा ना जब वो उनके जैसे साइज का होगा। अगर उनसे बहुत बड़ा या बहुत छोटा हुआ तो फिर तो बेटा वहां पे लैटिस ही परफेक्ट नहीं बनेगा, साइज के डिफरेंस से तो लैटिस अच्छा बनेगा ही नहीं, तो फिर वो एलॉय कैसा कहलाएगा? तो हाँ, एलॉयज आपके होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, और ये जब बनते हैं जब किसी एक मेटल के क्रिस्टल लैटिस में कुछ जगहों पे हम एटम को क्या कर दें? रिप्लेस कर दें, और ऐसा एटम को ले आए जिसका साइज उसके क्या हो? लगभग बराबर। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स इस चीज में महारत हासिल करके बैठे हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साइज का अगर आप डेटा चेक करोगे तो इनके साइज में कोई बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं होता है। एक मिनट, लेट मी चेक, अगर हमारे पास वो डेटा है तो, अगर हमारे पास डेटा हो तो बात ही बन जाएगी। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा साइज का अंतर नहीं होता है बेटा। अगर बहुत ज्यादा साइज का अंतर नहीं होता है, अच्छा हमारे पास वो डेटा है नहीं, बट आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, हमने साइज का ऑर्डर तो पढ़ा हुआ ही है। तो आपके पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा साइज का अंतर नहीं होता। अगर साइज का अंतर नहीं होता तो कोई एक मेटल एटम किसी दूसरे के लैटिस में जाके उसकी पोजीशन को बहुत इजीली रिप्लेस कर सकता है, और अगर वो इजीली रिप्लेस कर सकता है तो वो बहुत अच्छे एलॉयज बना सकता है। जनरली ना एलॉयज बनाने के लिए कंडीशन होती है,
क्या कंडीशन होती है कि जो एटम एक दूसरे को आके रिप्लेस करने वाला है उनके साइजेस के बीच में 10 से 15% का अंतर हो, इससे ज्यादा अंतर ना हो। 10 से 15% का मार्जिन लेके चलते हो, इससे ज्यादा अंतर ना हो, और डी ब्लॉक उस चीज को बड़े अच्छे से फुलफिल करते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स काफी अच्छे अलॉयज बनाते हैं। ठीक है, कैसे अलॉय बनाते हैं तो बात करते हैं हम जरा। अलॉय जो है इट्स अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। मेटल्स को आप मिक्स करते हो, इनको हम क्या कहते हैं, मे बी होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं, जिसमें किसी एक मेटल के एटम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो आप रैंडमली किसी दूसरे के अंदर, है ना। जब आप इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो हम बोलते हैं कुछ अलॉयज आपके कब बनते हैं, कुछ अलॉयज आपके जब बनते हैं, या कुछ क्या सारे अलॉयज आपके जब ही बनते हैं जब उनकी मेटालिक रेडियाई के बीच में लगभग कितना गैप हो, लगभग 15% का गैप हो। और यही रीजन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे अलॉयज बनाते हैं, क्योंकि उनके साइजेस लगभग सिमिलर ही होते हैं। अगर उनके साइजेस सिमिलर होते हैं तो हम बोलते हैं अलॉय जो है वो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनमें एलिमेंट्स की रेडियाई लगभग सिमिलर सी होती है, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल एक्चुअली अलाउज कि अलॉयज उनसे बन जाएं बहुत अच्छे से। अब जो अलॉयज दो के मिक्सचर से बनते हैं वो बेटा काफी हार्ड होते हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफी हाई होते हैं। ठीक है, काफी हार्ड होते हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफी हाई होते हैं। बहुत सारे अलॉयज आप लोग पढ़ते हो, ठीक है जी। अलॉयज आप लोग जब पढ़ते हो, जब आप उनको मिक्स करोगे तो बेटा इसके काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं जो आपको डिस्कस करने होते हैं। आपसे गन पाउडर और आपसे अलग अलग तरीके के अलॉयज वो डिस्कस करता है। इनफैक्ट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी ट्रांजिशन के साथ में अलॉयज बनाते हैं, जैसे कि आप नाम लेते हो ब्रास का, जैसे कि आप नाम लेते हो ब्रॉन्ज का, है ना, कॉपर जिंक का, कॉपर टिन के अलॉयज होते हैं ये। तो एक बार आप एनसीईआरटी से नाम गो थ्रू करिएगा, आपको बस नॉलेज होना चाहिए कि अलॉयज क्या होते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया कि अलॉयज बनते कैसे हैं। तो जनरली क्या होता है, एक मेटल का क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर सारी जगहों पे उसी मेटल के एटम्स हैं, कुछ जगहों पे कोई दूसरे एटम्स आके उसको रिप्लेस कर देते हैं। अगर कुछ जगहों पे कोई दूसरे एटम आके उसको रिप्लेस कर देते हैं तो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उस नए वाले का साइज भी लगभग पुराने वाले जैसा ही है। तो ड्यू टू आइडेंटिकल साइजेस वो अच्छा सॉलिड सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है ना। अच्छा जी, अगर ऐसा हो गया तो हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। बेटा क्या ये बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा ना, छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी पता होगी, आंसर टिक करना होगा और कुछ भी नहीं करना होगा। मैंने कहा था इंफॉर्मेटिव बेस्ड चैप्टर है, सुनते जाओ, दिमाग में समझते जाओ, लॉजिक तुम्हें समझ आएगा और आगे बढ़ते जाओ। राइट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये बड़े अच्छे कैटलिस्ट बनाते हैं, बड़े अच्छे कैटलिस्ट। जैसे कि मैं तुम्हें अभी याद दिला दूं, हम लोग पढ़ के आए हैं बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमने एक कैटलिस्ट पढ़ा था V2O5, वैनेडियम का पेंटा ऑक्साइड। वैनेडियम कैसा एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अच्छा, आप लोगों ने जब हेबर्स प्रोसेस पढ़ा था तो हमने आपको Fe2O3 को कैटलिस्ट की तरह देखा था ना, कहाँ का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बेटा आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में। हाइड्रोकार्बन जब पढ़ते थे तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ते थे। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे कि आपका निकल जो है वो हाइड्रोजन के साथ में आप इस कॉम्बिनेशन को लेते हो। जब इस कॉम्बिनेशन को लेते हो तो निकल भी कैसा है आपका, डी ब्लॉक का एलिमेंट ही तो है। तो जो ट्रांजिशन ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बड़े अच्छे कैटलिस्ट साबित होते हैं, बड़े अच्छे कैटलिस्ट साबित होते हैं। रीजन क्या है उनका बेटा, उसका रीजन होता है कि इनका क्या होता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट से अपने ऊपर ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मेरी बात को ध्यान से सुनो, कैटलिस्ट का काम क्या होता है जरा समझना। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट कराना, राइट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट कराना। ये रिएक्शन को फास्ट कैसे कराता है, तो बेटा कैटलिस्ट जो होते हैं ना वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बना लेते हैं। टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो कम कर देते हैं और रिएक्शन को खींच के बड़ी अच्छी हाई स्टेट तक ले आते हैं, फिर खुद तो हट जाते हैं और फिर जो आपने टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाए थे वो टूट टाट के उसको जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजना है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको ट्रांसफर करा देते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं मेरी बात, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ टेम्परेरी बॉन्ड्स बना लेते हैं। टेम्परेरी बॉन्ड बना के रिएक्शन को काफी आगे तक ले आते हैं। जब आपको लगता है एक सेट प्रोसीजर पे आ गई है रिएक्शन के प्रोडक्ट बनने ही वाला है, कैटलिस्ट खुद क्या होता है, पीछे हट जाता है और प्रोडक्ट बना लेता है। पर कैटलिस्ट हर रिएक्टेंट के साथ कैसे बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि कैटलिस्ट की खास बात है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं, जो कैटलिस्ट बनते हैं, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अब वैनेडियम +2 +3 +4 +5 कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो उसको रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बना के जिस भी स्टेट में लाना होगा वो इजीली वो बॉन्ड बना के रिएक्टेंट को खींच के ले आएगा।
क्योंकि कोई ना कोई आयनिक चार्ज तो उस पर आएगा ही ना बॉन्ड बनाने पे, तो किसी भी स्टेट के अंदर उसको लेगा, क्योंकि उसके पास तो मल्टीपल स्टेट दिखाने की टेंडेंसी है, और फिर खुद पीछे हट जाएगा, प्रोडक्ट को जल्दी बनवा देगा, एक्टिवेशन एनर्जी लो कर लेगा, कम एनर्जी वाले पाथ से ले जाएगा। पर ये क्यों कर पाएगा? क्योंकि वो कोई भी चार्ज अपने ऊपर लाने के लिए संभव रखते हैं, कोई भी चार्ज अपने ऊपर इजीली लेके आ सकते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, मेटल्स है सरफेस एरिया अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं। तो बेटा जी बात है, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। इसका मेजर रीजन क्या है? देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप बनाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है। ये कुछ ये वाली बात कर रहा हूँ बेटा मैं, आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा ना केमिकल काइनेटिक्स में, जब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ाया जाता है तो बहुत डिटेल में समझाया जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? जो रिएक्टेंट है आपका वो कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स टाइप स्थिति बनाता है, जहां पे कुछ चार्ज वार्ज उस पर आ जाता है। वो कॉम्प्लेक्स कितना अच्छा बनेगा वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास बताने का बड़ा बढ़िया तरीका है, क्योंकि वो कहेंगे तुम्हें जिस चार्ज का स्टेट का कॉम्प्लेक्स बनाना है वो बना लो, हम तुम्हें सब प्रोवाइड करवाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, कैटलिस्ट खुद पीछे हट जाते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए अलग अलग ग्राफ बनते हैं, राइट? यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ये एंडोथर्मिक स्टेप है, ये एक्सोथर्मिक स्टेप है। पर हर स्टेप इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये बेल कर्व बना के जाता है, क्योंकि यहाँ आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी भी किसी भी स्टेट में बन सकता है, और वो टेंडेंसी किसकी बढ़िया करवाने की है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, राइट? तो वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ला सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, तो वो अच्छे कैटालिटिक एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। और फिर हमने कुछ कुछ फेमस एग्जाम्पल ले लिए, वेनेडियम ऑक्साइड, आयरन, निकल, हाइड्रोजन, ये आपके कुछ फेमस कैटलिस्ट के एग्जाम्पल हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यूज होते हैं, राइट? ठीक है सब, कैटालिटिक एक्टिविटी सबको समझ में आ गई क्या? अगर कैटालिटिक एक्टिविटी समझ में आई तो आगे बात सुनना। कैटलिस्ट क्या करते हैं? वही मैकेनिज्म जो मैंने आपको समझाया, सॉलिड सरफेस पे बॉन्ड्स बनाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में, एंड एटम्स ऑफ द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट जो है आपके, वो बॉन्ड्स बनाते हैं, वहां पे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, तो 3D और 4s के इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बनाते हैं। जब बॉन्ड बनाते हैं तो इससे क्या होती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कैटलिस्ट सरफेस पे बढ़ जाती है, और इसकी वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके आपस में बॉन्ड वीक हो गए, कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड स्ट्रांग बन गया। फिर कैटलिस्ट पीछे हट जाता है और उसको क्या कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी लो एनर्जी पाथ से ले जाता है। बोलो समझ में आई क्या ये वाली बात? बेटा अगर ये वाली बात समझ में आई, कैटालिटिक की बात समझ में आ गई तुम्हें, तो हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रॉपर्टी अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक तुम्हें क्या क्या बताया? मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात के बाद में बहुत हलवा हलवा प्रॉपर्टी समझाई है। इंटरस्टिशियल बता दिया, एलॉयज बता दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी बता दिया। तीनों में बात सुननी थी, समझनी थी, आगे बढ़ना था। अब आइए एक लॉजिक की बात, कलर्ड आयंस। हम कहते हैं जो आपके ट्रांजिशन मेटल है ना, ट्रांजिशन मेटल जो है वो कलर्ड स्पीशीज शो करते हैं। क्या करते हैं? कलर्ड स्पीशीज, मतलब आयनिक फॉर्म में दे शो कलर। व्हाई डू दे शो कलर? तो बेटा आप लोगों ने स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करी थी, और एक नॉर्मल स्पेक्ट्रा भी समझा था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। वहां आपने कलर फर्स्ट समझने का एक फंडा समझा था क्या? मैं पहले जनरल फंडा बताता हूँ, फिर उसको यहां अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो हम एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं, पहले जनरल फंडा पढ़ते हैं। बेटा जी आप मानो ये आपकी ग्राउंड स्टेट है किसी एटम की, ये क्या है किसी एटम की ग्राउंड स्टेट। बेटा ये क्या है किसी एटम की एक्साइटेड स्टेट। ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये किसी एटम की एक्साइटेड स्टेट है। अब क्या होगा, हम बोलते हैं कि आपके किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है, सपोज करो इनिशियली आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। मैंने क्या किया, मैंने बाहर से इसको काफी एनर्जी प्रोवाइड करवाई। अगर मैंने बाहर से इसको काफी एनर्जी प्रोवाइड करवाई तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहेगा या एक्साइट हो जाएगा? ऑब्वियसली एक्साइट हो जाएगा। जैसे इसको एनर्जी मिलेगी ये उठ के कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। बोलो समझ में आई बात? बेटा जब ये ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो हम कहते हैं कि ये कोई ना कोई लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब। और ये फ्रीक्वेंसी कौन से रीजन में लाई करती है? ये फ्रीक्वेंसी आपकी लाई करती है विजिबल रीजन। ये फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो कहां लाई करती है, विजिबल रीजन।
विजिबल रीजन बोले तो विबग्योर, ध्यान से देखिए। मैंने बोला आपका इलेक्ट्रॉन कोई ग्राउंड स्टेट में है एटम का, आपने बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाई, वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो विजिबल रीजन का कोई कलर एब्जॉर्ब करके जाएगा, फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके जाएगा। बेटा जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, कोई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके चला तो गया है, पर मुझे एक बात बताओ, क्या वो चीज एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल रहेगी क्या? वो वापस लौट के कहाँ आना चाहेगी, ग्राउंड स्टेट पे ही तो आना चाहेगी। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में उतनी स्टेबल नहीं रहेगी, लौट के ग्राउंड स्टेट पे आना चाहेगी, तो बेटा जब ये वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है यहां से, जब ये वापस एक्साइटेड स्टेट से क्या करता है, ग्राउंड स्टेट पे आता है ना, तो जो एब्जॉर्ब करके गया था फ्रीक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंग कोई फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करी या वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी, तो जो भी एब्जॉर्ब करके गया था उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ये क्या करता है, एमिट करता है। जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करके गया था उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये क्या करता है, एमिट करता है। और जब ये एमिट करता है तब ये हमें क्या दिखाता है, कोई कलर। और ये जो कलर दिखाता है बेटा, ये कलर कैसा होता है, ये होता है जो फ्रीक्वेंसी, जिस कलर की फ्रीक्वेंसी उसने एब्जॉर्ब करी है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें यहां दिखाता है। जिस कलर की फ्रीक्वेंसी इसने एब्जॉर्ब करी है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही हमें यहाँ पे दिखाता है। बोलो सही बात है, समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, उसने कोई एनर्जी ले ली, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, कोई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके गया। किस रीजन में एब्जॉर्ब करके गया, विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करके गया। एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं था, वापस से ग्राउंड स्टेट पे आया, वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, वेवलेंथ एमिट करेगा। वो जो एमिट करेगा उसके दौरान जो कलर दिखेगा वो आपका क्या होता है, उस मेटल आयन का कलर हो जाता है। वो कैसा कलर शो करता है, जिस कलर की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको यहां पे दिखाएगा। ये तो है कलर शो करने की बात। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है ये समझ लो बात। तो बेटा हम ना कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील बनाने की कोशिश करते हैं जरा, हम ना कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना, आपके विबग्योर होते हैं ना 7 रंग, इंडिगो को भूल जाओ, बाकी को लगा दो। वी, बी, जी, वाई, ओ, आर, देखना जरा। और इसको अगर मैं पूरा ऐसे चक्र बना दूं, सुदर्शन चक्र टाइप्स, इसको आप, ऑल दो मेरी ड्राइंग तो बहुत शानदार है, ये चक्र की जगह कुछ और ही बन गया, पर हाँ हम इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। हम इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। तो सपोज करिए, ध्यान से देखना मेरी बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करिए आप जब यहां से यहां ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जा रहे थे, तो आपने वॉयलेट कलर अगर एब्जॉर्ब किया है तो आप येलो कलर एमिट करोगे। अगर आप वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करके गए हो तो आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो कलर एमिट करोगे। अगर आप ब्लू कलर एब्जॉर्ब करके गए हो तो आप ऑरेंज एमिट करोगे। अगर आप ऑरेंज एब्जॉर्ब करके गए हो तो ब्लू एमिट करोगे। ठीक है, तो अगर आप और ब्लूइश ग्रीन करके गए हो एब्जॉर्ब, अगर आप ब्लूइश ग्रीन एब्जॉर्ब करके गए हो तो आप क्या करोगे, ऑरेंजिश रेड शो करोगे। राइट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील भी समझ में आ गया, कलर का फंडा भी समझ में आ गया। पर अब बात यह आती है कि हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट ही ऐसा फंडा शो करते हैं, वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कलर शो करते हैं, फंडा बिल्कुल सेम है, पर आप कुछ इस तरीके से ध्यान रखिए। बेटा आपको ध्यान है, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब CFT पढ़ा होगा तो आपने T2G और EG पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा डी के 5 सबशेल जो हैं ये 2 में बढ़ते हैं। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की फील्ड की बात कर रहा हूं, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहा हूं तो ये जो 5 मेरे पास में है ये इस सेट में बटेंगे ना। ये क्या हो गया EG और ये क्या हो गया T2G। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और मैंने इस तरीके से इनको लगा दिया, या लेट से मेरे पास में यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। मेरे पास यहाँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या होगा बेटा, अब ये तो डिपेंड करता है ना कि कैसे बिहेव करने चाहिए। तो जैसे कोई लिगेंड इनके साथ में बॉन्ड बनाने आएगा,
जैसे कोई लिगेंड इस मेटल एटम के साथ में बॉन्ड बनाने आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइट होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चले जाते हैं, T2G से Eg लेवल पे। और आपको पता है एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, T2G की, Eg की ऑब्वियसली। तो आपके इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होके T2G से कहाँ चले जाते हैं, Eg में चले जाते हैं। और जब ये एक्साइट होके ऊपर जाते हैं तो किसी कलर की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये वापस से नीचे उतरते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा नहीं रहना चाहते, तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, एमिट करते हैं। जिस कलर की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, ये एमिट करते हैं, और वो कलर आपको देखने को मिलता है। समझ में आई बात? और क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, ये बात आपको समझ में आ गई है। मतलब मेरे को एक बात समझ में आई क्या बेटा, अगर मैं यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वही तो एक्साइट हो पा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होते पेयर्ड, सपोज करो मैं कहता स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, और मैं यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन दे देता, तो आप क्या कह देते, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो गए। अगर सारे के सारे पेयर हो गए तो क्या वो ऊपर एक्साइट होंगे, नहीं होंगे। सारे के सारे पेयर ही हो गए तो वो क्यों ऊपर एक्साइट होंगे। तो बेटा बात ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनपेयर्ड को आप क्या करोगे, एक्साइट करने की कोशिश करोगे, हाई एनर्जी पे भेजने की कोशिश करोगे, वो कलर दिखाएगा। तो आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर शो होने के फंडा तो हमें समझ में आया, पर उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स must have unpaired electron present. D block elements must have unpaired electron present in them. तभी आपका एक्साइटेशन हो पाएगा और तभी आपका कलर्स दिख पाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सारे सवाल इसी पे बनेंगे। जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तब बताऊंगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सारे सवाल इसी पे बनेंगे। अब समझते हैं बातचीत ये क्या कहना चाह रहा है। When an electron from a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital, आपको ये डाउट आ रहा होगा कि मैं T2G Eg की बातचीत कहां से लेके आ गया। तो बेटा बात है कि यहां तो सारे के सारे d ऑर्बिटल कैसे हैं, डीजेनरेट। सबकी एनर्जी कैसी है इधर, तो पांचों की बराबर। लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी तो स्प्लिटिंग पे ही होती है ना। तो मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे जाता है तो क्या होता है, जब लोअर एनर्जी से एक्साइट होके हाई एनर्जी पे जाएगा तो जो एक्साइटेशन की एनर्जी है वो किसी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग होगी। ये बात अभी अभी आप समझ चुके हो, फ्रीक्वेंसी की बात। दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन, ये बात भी आप समझ चुके हो। तो जो कलर दिखता है आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है जो आपने एब्जॉर्ब किया है उसका। ठीक है, अब कैसी फ्रीक्वेंसी लाइट की एब्जॉर्ब होगी, वो कौन सा कलर दिखा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, ये हम बता सकते हैं क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील पता है। आप तो बस हमें ये बता दो एब्जॉर्ब कौन सा किया है। पर अगर आप कहो कि सर एब्जॉर्ब कौन सा किया है मुझे वो भी पता करना है, तो बेटा वो तो नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करेगा। कैसा लिगेंड बॉन्ड बनाने आ रहा है एक्सपेरिमेंटली, वो कैसा कलर दिखा पा रहा है। राइट, ठीक है साहब। अगर ये बात समझ में आती है आपको तो बस, तो बेटा फिर तो ये बात हमने कर ही ली थी कि इस तरीके से कलर आ जाता है। और बेटा क्योंकि ये फंडा डी ऑर्बिटल्स के बीच में ही हो रहा है, लो एनर्जी और हाई एनर्जी वाले में, क्योंकि ये फंडा डी ऑर्बिटल्स के बीच में ही हो रहा है लो एनर्जी हाई एनर्जी वाले में, तो इस फंडे को हम नाम क्या देते हैं, डी डी ट्रांजिशन। क्योंकि ये फंडा आपके डी ऑर्बिटल्स के बीच में ही हो रहा है तो कलर शोइंग टेंडेंसी को हम नाम क्या देते हैं, डी डी ट्रांजिशन। राइट, अच्छा अगर मुझसे बात करो ये कलरलेस वाली बात अगर सच है कि मतलब कलर होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो आपसे मैं कहूं स्कैंडियम 3+ क्या कोई कलर शो करेगा, हाँ या ना। स्कैंडियम 3+ क्या कोई कलर शो करेगा, हाँ या ना। सोचो, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना जरा। स्कैंडियम क्या होता है, 3d1 4s2। स्कैंडियम क्या होता है, 3d1 4s2। बेटा अगर आप स्कैंडियम 3+ पे चले गए, अगर आप स्कैंडियम 3+ पे चले गए तो ये तो D0 हो गया, और अगर ये D0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। सिमिलरली अगर आप टाइटेनियम की बात करो तो टाइटेनियम +4 भी कैसा होता है, D0 होता है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, कलरलेस। राइट, अगर आप वैनेडियम +5 की बात करो तो वो भी कैसा हो जाएगा, कलरलेस। पर मैंने हर बार बोला है बेटा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्या जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, वो कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्या जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। तो ध्यान से देखिएगा जरा, ये आपने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें आप हर तरीके के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो कि वो क्या कलर शो करेगा। स्कैंडियम 3d0 में है 3+ स्टेट में, तो कैसा है, कलरलेस।
टाइटेनियम +4 में कैसा है, कलरलेस। पर अगर टाइटेनियम का +3 देखा जाए तो डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसने कोई ना कोई कलर तो दिखाई दिया। अच्छा, वैनेडियम की बात कर लो, वैनेडियम +5 में होता तो कलरलेस होता, पर +4 +3 +2 भी तो शो करता है, और हर स्टेट में देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर दिखा पा रहा है। परंतु Mn की स्टेट्स देख लो, बाकी सारी स्टेट्स आपको दिखाई हुई हैं। जिंक जो होता है, जिंक 3d10 4s2। अब यहां देखो बात, जिंक में +2 में भी अगर तुम आओगे तो 3d10 रहेगा क्या? अगर बेटा 3d10 रहेगा तो यहां पे भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये भी कैसा होगा, कलरलेस। डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा। इस हिसाब से तो अगर तुमसे मैं बात करूं क्रोमियम +6 की, या मैं तुमसे बात करूं Mn+7 की, देखना जरा ध्यान से। मैंने बोला क्रोमियम +6 या Mn+7, इनके बारे में क्या ख्याल है? फटाफट वीडियो पॉज करके चेक करना। तो क्रोमियम +6 और Mn+7 क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं और इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या कमेंट कर सकते हो आप इन पे? सोचो क्या कमेंट कर सकते हो बेटा। अगर आप Mn+7 की बात करोगे तो Mn होता है 3d5 4s2, Mn+7 क्या हो गया, d0। क्रोमियम की बात करोगे 3d5 4s1, ये भी क्या हो जाएगा, 3d5 4s1 भी क्या हो जाएगा, d0 हो जाएगा +6 में। तो बेटा ये दोनों के दोनों d0 हैं। अगर ये दोनों के दोनों d0 हैं मतलब ये कैसे होने चाहिए, कलरलेस होने चाहिए क्या? अगर ये दोनों के दोनों d0 हैं तो आपको ऐसा लगता है, या हमें जो हमने सीखा है अभी तक, हमने तो यही सीखा कि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही कलर आएगा, तो हमारे हिसाब से क्या होने चाहिए, कलरलेस। पर बेटा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्या जिसमें एक्सेप्शन ना हो, यही एक्सेप्शन है, ये कलरलेस नहीं होते। ये दोनों d0 होने के बावजूद भी कलरलेस नहीं होते। ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। Cr+6 ऑरेंज कलर कुछ का होता है, Mn+7 पर्पल वॉयलेट कलर कुछ का होता है। सर ये क्या बात कर दिया आपने? अभी तो आपने डी ट्रांजिशन बताया था कि कलर होना चाहिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पर बेटा यहाँ पे क्या होता है, एक नया फंडा लगने वाला है आपकी कहानी में, और उस नए फंडे का नाम क्या है? उस नए फंडे का नाम है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और जो अभी तक आपको सिखाया है ना, ये उसी के बेसिस पे है। पर ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये कुछ तो गजब कर रहा है, कुछ तो गजब कर रहा है। क्या कर रहा है, सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये यहाँ पे क्या कर रहा है ना बेटा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। यहाँ पे बेटा पहले मैं लिख देता हूं फिर समझा देता हूं, ठीक है। हियर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सराउंडिंग एटम, हियर electron from surrounding atom gets momentarily, where electron from surrounding atom gets momentarily transferred to central transition element. And hence it shows color. हमने बोला कि यहाँ पे क्या होता है, जो सराउंडिंग एटम होता है वो मोमेंटरीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ट्रांसफर। और मोमेंटरीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो बेटा D7 है, अगर MnO4 माइनस में 3 Mn में +7 स्टेट है, D0 है, तो बेटा कलर दिखाने के लिए MnO4 माइनस है, Mn है, +7 है। अगर उसे कलर दिखाना है तो उसे क्या जरूरत है, उसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपसे बात कर रहा हूं MnO4 माइनस की। अगर आपसे कोई अभी तक की नॉलेज के हिसाब से डी ट्रांजिशन के हिसाब से पूछे तो आप बोलोगे MnO4 माइनस में ना जो Mn है वो +7 में है, जो Mn है वो +7 में है, और +7 का मतलब D0 कॉन्फ़िगरेशन में है, और D0 का मतलब आइडियली इट शुड बी कलरलेस। बट यहाँ क्या होता है कि जो MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है, क्यों होता है ऐसा, हम आगे बात करेंगे। पर अभी के लिए आप बस ये समझो कि ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अगर MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा है बेटा तो हम ये कह देते हैं कि यहां पर क्या होता है ना कि Mn पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, D0 है। और कलर शो करने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि D पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। अगर D पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलर दिखाने के लिए सक्षम है।
अगर वो कलर दिखाने के लिए सक्षम है तो अब यहां पे नहीं है, तो किसी तरीके से अनपेड इलेक्ट्रॉन लाया जाए। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन लाया जाए तो बेटा क्या होता है, जो ऑक्साइड आयन है ना, ऑक्साइड आयन, ये फॉर अ मोमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को Mn के ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है, बट फॉर अ मोमेंट। बेटा अगर ये फॉर अ मोमेंट ऐसा कर देता है तो बेटा क्या होगा, इसने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दिया तो Mn पे +7 में एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया। सपोज करना है यहाँ पे रफ में अगर मैं लिखूं तो Mn ने +7 स्टेट में था ऑलरेडी, उसने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड से गेन कर लिया, क्या वो +6 में चला गया फॉर अ मोमेंट? ऑलरेडी Mn +7 में था, एक इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्साइड का गेन कर लिया, क्या वो +6 में चला गया? अगर वो +6 में चला गया तो बेटा अब कॉन्फ़िगरेशन D0 रहा क्या? अब कॉन्फ़िगरेशन D0 नहीं रहा, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? D1 आ गया। और जैसे ही आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो बेटा यही तो वो कंडीशन है कि ये कलर शो करे, और जैसे इसको एक बार एक क्षण के लिए भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये कलर शो कर देता है। कैसा शो कर देता है? पर्पल। तो बेटा ध्यान से देखो, यहां हुआ क्या कि सराउंडिंग एटम ने अपना चार्ज क्या किया, सेंट्रल एटम को ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से उसके स्पेक्ट्रम में क्या आ गए? चेंजेस। जैसे उसके स्पेक्ट्रम में चेंजेस आए, जैसे ही उस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गई होगी, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी क्या हो गई होगी? एमिट हो गई होगी, और उस वजह से उसमें क्या आ गया होगा? कलर आ गया होगा। तो बेटा यही फंडा यहां लगता है, और क्योंकि इसके चार्ज के ट्रांसफर की वजह से कलर आ रहा है, उसके स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन हो रहा है, हम इस फंडे को क्या कहते हैं? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। सही है? पक्का? ठीक है साहब। अगर ये समझ में आया तो अब एक एग्जांपल और समझाते हैं आपको। डाइक्रोमेट आयन की बात करता हूं मैं, Cr2O7 2-। अगर मैं Cr2O7 2- की बात करूं तो यहां पे बेटा जो आपका क्रोमियम है वो +6 स्टेट में है। अगर क्रोमियम +6 स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में मान के चल रहा हूं, अब तुम्हें निकालनी आती है, अगर ये +6 स्टेट में है तो बेटा ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है? D0 में। अगर ये D0 कॉन्फ़िगरेशन में है तो बेटा इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर सीखेंगे अगले लेक्चर में कैसा होता है, अभी के लिए तो सिर्फ समझने के लिए एक बार देख लो कि ऐसा स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, ये जो ऑक्साइड आयन है यहां पे, ये जो ऑक्साइड आयन है, ये फॉर अ मोमेंट क्या करेगा? अपने चार्ज का ट्रांसफर। फॉर अ मोमेंट अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो क्रोमियम पे क्या आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एक कलर शो कर देगा, और अगर कलर शो कर देगा तो हम बोलते हैं इसके ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल हो जाते हैं। सही है बात? समझ में आया? फिर से चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। बेटा ऐसा नहीं है, आप ये कहोगे कि सर ऐसे हमें कैसे पता लगेगा कहाँ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा? ये तो आपने 2 D0 के केसेस बता दिए, अगर कोई और भी ऐसा केस होगा तो बेटा बिल्कुल होगा, 100% होगा, बट आपके सिलेबस में इतना ही है। आपके सिलेबस में इन 2 को जानना इंपॉर्टेंट था तो मैंने वो 2 बता दिए, उनकी रीजनिंग बता दी, दैट्स इट। आपको ज्यादा PhD करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है साहब? समझ में आ गई बात? कलर का फंडा अच्छे से समझ में आ गया क्या सबको? कलर कैसे आता है? डीडी ट्रांजिशन से आता है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ये 2 केसेस हैं जहां पे क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। सराउंडिंग एटम जो है वो फॉर अ मोमेंट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है और कलर आ जाता है। ठीक है ना? चलो, अगर आपको कलर की बातें समझ में आ गई तो बेटा इसके साथ हमारी सारी की सारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? समाप्त। इसके साथ हमारी सारी की सारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? समाप्त। अब हम चलते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डिस्कस करने के लिए। मैंने कहा था अगर आज समय बचेगा तो हम टॉपिक शुरू करेंगे, तो पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे बट बातचीत करते हैं। तो बेटा जो मैंने अभी आपको 2 चीजें बताई ना जिनके कलर हमने समझे हैं, MnO4- और Cr2O7 2-, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, जो मुझे पढ़ने हैं मेरे कोर्स में। KMnO4 और K2Cr2O7, इसको हम कहते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। इसको हम कहते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट, और बेटा इसको हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों पोटेशियम वाले कंपाउंड जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
इसके अलावा ऑक्साइड्स बनते हैं। अगर आप बात करो ऑक्साइड्स की, ऑक्सो एनायंस क्या बोल सकते हो, MnO4 माइनस या Cr2O7 माइनस। आपके ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड बना देगा। मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो एमओ टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। एमओ टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं और वो क्या होता है, आयनिक। पर सारे नहीं बनाते। अगर आप बात करो स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम तो बेटा ऑक्साइड बनाने के लिए उसको +2 स्टेट में होना पड़ेगा ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। अब मेटल पे +2 स्टेट कॉमन है, ऑक्साइड पे -2 होता ही है, तो आपका किस तरीके का ऑक्साइड बनेगा, एमओ। जैसे कि MnO ले लो, ZnO ले लो, CuO ले लो, ठीक है, TiO ले लो, इस तरीके के ऑक्साइड्स बनते हैं और वो आयनिक होते हैं। पर स्कैंडियम के लिए तो +2 स्टेट स्टेबल ही नहीं होती। स्कैंडियम तो किस स्टेट में रहता है, +3। ऑक्साइड क्या होता है, -2। तो स्कैंडियम एक ही तरीके का ऑक्साइड बनाता है, Sc2O3। तो सब नहीं बनाते बट मेजरली बनाते हैं, और वो कैसे नेचर के होते हैं, आयनिक। ठीक है साहब। अब ऑक्साइड्स जो होते हैं उनके अंदर हमें 3 बातें करनी होती है बड़े अच्छे से। जब भी आप मेटल के ऑक्साइड्स की बात करते हो, ट्रांजिशन मेटल के, तो आपको उनमें 3 बातें करनी होती है। आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा जाता है आपसे, उनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाता है आपसे, उनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछा जाता है आपसे। क्या क्या आपसे पूछा जाता है, उनका आयनिक कैरेक्टर, आपसे पूछा जाता है उनका मेल्टिंग पॉइंट, आपसे पूछा जाता है उनका एसिडिक नेचर। अब ये कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये सब की बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साहब। तो आज हमने क्या किया, हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, हमने कुछ इंपॉर्टेंट कलर वाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, बाकी चीजों की रीजनिंग वाले इंपॉर्टेंट फंडे डिस्कस कर लिए। लास्ट में हमने शुरू कर दिया एक टॉपिक, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस। मैंने आपको बता दिया मुझे कैसे ऑक्साइड्स पढ़ाने हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे बनते हैं, मैंने कहा उनकी 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें डिस्कस करनी है। ये डिस्कस करेंगे, कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग कहां जंप मारेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। कहां जंप मारेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। और लेंथेनॉइड्स और रेक्टेनॉइड्स जो होते हैं वो एफ ब्लॉक में आते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करके इस चैप्टर को करेंगे टाटा बाय बाय। फिर हम एक सेशन और लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इसके सारे के सारे PYQs। क्या करेंगे, इसके PYQs। ठीक है साहब। तो इसकी DP भी सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।